हेलो गाइस, मैं हूं आपकी एजुकेटर माया किच्ची और मैं लेके आई हूं आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर सेल बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज हम डीएनए का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने डीएनए न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पार्ट 1 में डिस्कस किया था। उसके बाद डीएनए का पार्ट 1 डिस्कस किया। इसके अंदर हमने डीएनए की स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशंस और किस टाइप से उसके कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा है। आज हम डीएनए के जो मेनली बचा हुआ पार्ट है जिसके अंदर हम चारकॉफ का रूल, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, टाइप्स ऑफ डीएनए और लास्ट ऑफ जो डीएनए की जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्टिंग में कौन सा नियम पढ़ते हैं? चारकॉफ नियम। चारकॉफ रूल जो होता है वो क्या कहता है? वो कहता है कि पिरिमिडिन जो डीएनए होता है, ये जो हमारा डीएनए है, इस डीएनए के अंदर प्यूरिन और पिरिमिडिन की जो संख्या है, ये दोनों क्या है? नाइट्रोजन बेस है, बेस पेयर है। तो नाइट्रोजन बेस पेयर जो है उनके उनके अंदर दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं प्यूरिन और एक होते हैं पिरिमिडिन। तो उन दोनों की जो संख्या होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। प्यूरिन और पिरिमिडिन जो होते हैं बराबर होंगे। जितने प्यूरिन्स होंगे उतने ही क्या देखने को मिलेंगे? प्यूरिन देखने को। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे कि हमारे पास प्यूरिन है ए और जी, तो जितने ए और जी होंगे, जितने एडेनिन और गुआनिन होंगे डीएनए के अंदर, उतने ही पिरिमिडिन मिलेंगे, क्योंकि ये आगे जाके बॉन्ड बनाएंगे। और बॉन्ड किसके साथ बनाएंगे? पिरिमिडिन के साथ बनाते हैं। तो इनको डीएनए के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए पिरिमिडिन की नीड पड़ेगी प्यूरिन्स को, तो उनकी और इनकी दोनों की संख्या क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। पर इन्होंने एक बात और भी कही है कि मैं ए प्लस जी करूँ तो वो बराबर होगी किसके? टी प्लस सी के। क्योंकि ए प्लस जी, जितने ए होंगे उतने टी मिलेंगे, जितने जी होंगे उतने ही क्या मिल जाएंगे? जितने ग्वानिन होंगे उतनी ही क्या देखने को मिलेगी? साइटोसिन देखने को मिलेगी। तो ए एडेनिन प्लस ग्वानिन इजिकल टू क्या होता है? थायमिन प्लस साइटोसिन होता है। इन्होंने ये बोला है कि कभी भी एडेनिन बराबर थायमिन और बराबर नहीं हो सकती ग्वानिन। एडेनिन थायमिन के बराबर कभी भी नहीं हो सकती ग्वानिन और साइटोसिन। ऐसा क्यों बोला? अभी तो हम बोले कि बराबर होते हैं और फिर बाद में बोले कि बराबर नहीं होते। तो देखिए, प्यूरिन और पिरामिडिन की बात करते हैं। तो जैसे कि एडेनिन क्या होता है? थायमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और ग्वानिन जो होता है साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो ये दोनों की संख्या जो होती है वो बराबर, इन बॉन्डों की संख्या जो होती है, ये जो अणुबंध बनते हैं एडेनिन और थायमिन का और ग्वानिन और साइटोसिन का, ये बराबर नहीं होंगे। ऐसा क्यों बोला गया? जैसे कि डीएनए का कोई मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है? एडेनिन है। उसके बाद क्या जाता है? थायमिन आ जाता है। फिर क्या आ जाता है? एडेनिन आ जाता है। उसके बाद ग्वानिन आ जाता है। फिर उसके बाद सीक्वेंस में हमें साइटोसिन देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हमें सीक्वेंस में एडेनिन देखने को मिलता है और फिर थायमिन देखने को मिलता है। ठीक, अब इसका जो विपरीत जो हम बनाएंगे रज्जु, उसके अंदर अपन देखेंगे तो ये एडेनिन के साथ कौन जुड़ेगा? थायमिन। फिर थायमिन के साथ एडेनिन, वापिस एडेनिन के साथ थायमिन, साइटोसिन के साथ सॉरी ग्वानिन के साथ साइटोसिन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन, एडेनिन के साथ थायमिन और थायमिन के साथ एडेनिन। अब हम इनके बारे में बात करते हैं कि जितने बॉन्ड जो है 80 बॉन्ड बने हैं, एडेनिन और थायमिन के बॉन्ड है, उनकी संख्या कितनी है और ग्वानिन और साइटोसिन बॉन्ड की संख्या कितनी है? तो इस सीक्वेंस में हम देखते हैं तो एडेनिन और थायमिन जो होते हैं वो 1 2 3 4 और ये 5 बन रहे हैं। वहीं अगर अपन बात करते हैं थायमिन, ग्वानिन तथा साइटोसिन के, तो यहाँ पर केवल 2 ही बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब जो भी सीक्वेंस होता है उसमें जो प्यूरिन और पिरामिडिन होते हैं वो रैंडमली देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इनकी संख्या बराबर नहीं है। यहाँ पर 5 बराबर इजिकल टू नहीं है, तो ये दोनों बराबर नहीं मिल रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस होता है वहाँ पर एडेनिन थायमिन बॉन्ड और ग्वानिन और ग्वानिन तथा साइटोसिन जो बॉन्ड है वो बराबर नहीं होंगे। फिर हम बात करते हैं कि ए प्लस टी इजिकल टू नहीं होगा सी। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो एडेनिन और थायमिन को जोड़ दें और बराबर नहीं करेंगे इनको जोड़ने से, तो ये भी बराबर नहीं होंगे। फिर अगर हम बात करें कि ए प्लस टी बटा जी प्लस सी, मतलब एडेनिन प्लस थायमिन बटा ग्वानिन
प्लस साइटोसिन इज इक्वल टू बराबर नहीं होंगे 1 के, पर जो एडेनिन प्लस ग्वानिन होता है बटनावा में थाइमिन प्लस साइटोसिन जो होते हैं वो बराबर होते हैं 1 के। तो यही चारकॉफ का रूल कहता है कि प्यूरिमिडिन, यहाँ पे हम सीधा भी लिख सकते हैं कि प्यूरिन बटा पिरिमिडिन, प्यूरिन बटा पिरिमिडिन इजिकल टू क्या होता है 1 के बराबर देखने को मिलेंगे। बाकी ये 1 के बराबर देखने को नहीं मिलेंगे किसी भी कॉम्बिनेशन। ये चारगाफ का नियम कहता है। चारगाफ के नियम से क्या साबित होता है? इससे पता चलता है कि डीएनए का जो सीक्वेंस है उसके अंदर प्यूरिन पिरिमिडिन की जो संख्या है वो कितनी है, उनका सीक्वेंस कैसा है। चारगाफ के नियम से हम सीक्वेंस ज्ञात कर सकते हैं। वहीं अगर हमें किसी भी एक पर्टिकुलर प्यूरिन या पिरिमिडिन की संख्या ज्ञात करनी हो और दूसरे की पता हो तो हम निकाल सकते हैं इस टूल से। यहाँ से कई सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं जो मैं अलग से सेपरेट वीडियो लेके आऊंगी जिसके अंदर हम सारे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। अब बात करते हैं थ्योरी में कि क्या कहता है एक्चुअल में चारगाफ का रूल्स। तो हम बात करते हैं चारगाफ तथा इसके सहयोगी ने डीएनए का रासायनिक विश्लेषण किया जिसमें निष्कर्ष प्राप्त हुआ था। उसी जो निष्कर्ष उन्होंने प्राप्त किया वही क्या कहलाया, चारगाफ का नियम कहलाया था। एडेनिन अणुओं की संख्या सदा थाइमिन अणुओं की संख्या के बराबर होती है। ये बोल रहे कि एडेनिन इक्वल टू क्या होता है, थाइमिन। जितने एडेनिन होंगे उतने ही थाइमिन अपने डीएनए का जो डीएनए जो होगा उसके रासायनिक केमिकल कंपोजिशन के अंदर देखने को मिलेंगे। फिर इनके बाद ये बोलते हैं कि साइटोसिन की संख्या हमेशा ग्वानिन अणुओं की समान संख्या के बराबर होती है। ये कहते हैं साइटोसिन इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ग्वानिन के बराबर होता है। जितने डीएनए का जो केमिकल कंपोजिशन है उसके अंदर एडेनिन इज इक्वल टू क्या होता है, थाइमिन, और साइटोसिन इज इक्वल टू क्या होते हैं, ग्वानिन। ये कहते हैं चारगाफ के नियम के अनुसार। फिर ये बोलते हैं अलग अलग प्रजाति में डीएनए में एडेनिन प्लस थाइमिन, ग्वानिन प्लस साइटोसिन का अनुपात अलग अलग होता है। तो अलग अलग जो भी स्पीसीज होते हैं उनमें इनका अनुपात अलग अलग होता है, परंतु एक ही प्रजाति के सदस्यों में इसका मान हमेशा नियत रहता है। मतलब एक ही कोई प्रजाति, जैसे कि हमें हुमन है और हुमन की प्रजाति के अंदर हम देखे थे A प्लस टी बटा C प्लस जी का मान जो होगा वो क्या बना रहेगा, नियत बना रहेगा। एक ही टाइप की प्रजाति में, पर अलग अलग प्रजातियों में इसका मान अलग अलग आ सकता है। फिर आते हैं विल्किंस ने भी एक्सरे क्रिस्टोग्राफी के द्वारा डीएनए की संरचना का अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने देखा कि तो डीएनए की जो संरचना है उसका विल्किंस ने किसमें अध्ययन किया था, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के अंदर देखा था। और फिर उन्हें देखने को मिला कि अलग अलग संख्याएं देखने को मिली। जैसे कि हम बात करते हैं कि उन्हें डीएनए जो किस टाइप का दिखा था, उन्हें डीएनए कुंडलित दिखा था। कुंडलित होने के साथ इसका जो व्यास है वो कितना दिखा था, इनको 20 एंगस्ट्रॉम दिखा था। कितना दिखा था, 20 एंगस्ट्रॉम देखा था। और इनको जो डीएनए की जो लंबाई है वो कितनी दिखी, इन्होंने लेंथ जो देखी थी 34 एंगस्ट्रॉम देखी थी। और पर बेस एक कुंडलिन की लेंथ, उसमें पर बेस पेयर की जो लेंथ इन्होंने देखी थी कितनी देखी थी, 3.4 एंगस्ट्रॉम देखी थी। डीएनए की संरचना कुंडलित प्रकार की होती है। इसका व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। डीएनए की एक कुंडलिन की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। दो निकटवर्ती क्षारक युग्मकों की मध्य की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम की होती है। उसके बाद आता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस डीएनए। पैलिंड्रोमिक डीएनए जो है वो क्या है, तो सबसे पहले इस डीएनए के बारे में जो है दो साइंटिस्ट आए थे। एक तो आए थे विल्सन और एक साइंटिस्ट आए थे थॉमस। उन्होंने बताया था, विल्सन और थॉमस ने क्या बताया, इन्होंने बताया कि ऐसा कोई सीक्वेंस जो डीएनए के अंदर मौजूद हो जिसको आगे और पीछे पढ़ने पर क्या हो, वो समान प्रतीत हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, पैलिहेड्रल सीक्वेंस कहते हैं। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल से बताऊं आपको, वेट में एक ब्लैंक स्लाइड हो ले लेती हूँ। जैसे हम एग्जांपल से देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पर एक कोई सीक्वेंस है डीएनए की। ये जो डीएनए की सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को हम आगे से और पीछे से 5 प्राइम से 3 प्राइम और 3 प्राइम से 5 प्राइम पढ़े
तो वो क्या हो, सेम हो, है ना, वो कैसे हो, सेम हो, मतलब 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ो और 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ो तो क्या देखने को मिले, हमें सेम सीक्वेंस देखने को मिले। जैसे कि मैं एक सीक्वेंस बना के बताती हूँ आपको, जो कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है। जैसे कि हमारे पास क्या है कि सबसे पहले जो हमारा जो डीएनए शुरू हो रहा है 5 प्राइम से, उस डीएनए पे हमें क्या देखने को मिलता है, ग्वानिन देखने को मिलता है। ग्वानिन के बाद क्या देखने को मिलता है, एडेनिन, फिर एडेनिन देखने को मिल रहा है, उसके बाद थाइमिन, थाइमिन, और फिर क्या देखने को मिला, साइटोसिन। बस बिल्कुल ऐसे ही हमें साइटोसिन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिला, इसका जो पूरक होता है सप्लीमेंट्री होगा वो क्या होगा, साइटोसिन के साथ कौन, ग्वानिन बॉन्ड बनाएगा, फिर थाइमिन के साथ एडेनिन, फिर थाइमिन के साथ एडेनिन, एडेनिन के साथ थाइमिन, एडेनिन के साथ थाइमिन और ग्वानिन के साथ साइटोसिन। अब इस सीक्वेंस को पढ़ते हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। 5 प्राइम से पढ़ते हैं तो GAATTC सेम है। उसके बाद 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ेंगे GAATTC। तो ये क्या है, एक सेम सीक्वेंस है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है, मिरर इमेज है। हम इसको मिरर इमेज क्यों कह रहे हैं कि जैसे कि हमारा मिरर रखा होता है ना, वो मिरर के सामने कैसा हमें एक जैसा दिखाई देता है, बिल्कुल वैसा ही इस सीक्वेंस के सामने इसका मिरर ही रखा हुआ है जो कि सेम दिखाई दे रहा है। तो इसकी एक प्रतिछाया ही पड़ रही। और जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो हम क्या लिखते हैं कि एंड हम लिखते हैं एंड मदम डीएनए। अब इसको पढ़ते हैं AND MADAM ADNA। अब इसको पढ़ते हैं AND MADAM DNA। इसका मतलब क्या है, इसको पढ़ने में बिल्कुल उल्टा है। जैसे कि तेजू के पापा के जूते, और उसको वापस लिख के उल्टा पढ़ोगे तो तेजू के पापा के जूते ही आ जाएंगे। और मलयालम लिखोगे तो मलयालम का भी उल्टा है, क्या सेम सीक्वेंस वापस से मलयालम लिखोगे स्पेलिंग के साथ और उसको वापस पढ़ोगे तो वो खबर मलयालम पढ़ने को मिलेगा आपको। ऐसे मलयालम लिखोगे, ऐसा मलयालम पढ़ोगे तो इधर से मलयालम पढ़ोगे तो भी मलयालम पढ़ने को मिलेगा। तो उसको क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के नाम से जाना जाता है। वैसे डीएनए को क्या बोला जाता है, पैलिंड्रोमिक डीएनए कहा जाता है। चलिए अब नोट्स में देखते हैं। तो पैलिंड्रोमिक डीएनए जो है, डीएनए की वे विशिष्ट श्रृंखलाएं जो उल्टी व सीधी पढ़ने पर एक समान हो, जैसे कि एन मैडम एन डीएनए। तो एंड मैडम एंड शब्द आ जाएगा। उसके बाद आप बात करते हैं पैलिंड्रोमिक डीएनए शब्द का प्रयोग 1974 में विल्सन एवं थॉमस ने किया था। ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया पैलिंड्रोमिक श्रृंखला आने पर समाप्त हो जाती है। जैसे ही पैलिंड्रोमिक जो सीक्वेंस आता है, वैसे ही क्या हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन की जो क्रिया होती है वो क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब जैसे कि हमने भी एग्जांपल में देखा था, वही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की बात करूं तो इसमें देखो 5 प्राइम से 3 प्राइम जो देखने को मिलेगा GAATTC और GAATTC, तो सेम पढ़ने को मिलता है। ऐसे सीक्वेंस को क्या कहा जाता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहा जाता है। वैसे डीएनए को जिसके अंदर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पाई जाती है, उस डीएनए को पैलिंड्रोमिक डीएनए कहा जाता है। जो पुनरावृत्ति रिपीटेटिव डीएनए होता है उसको समझते हैं। अगर मैं बात करूं जो रिपीटेटिव डीएनए होता है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, अपने जो भी डीएनए होता है उस डीएनए के अंदर हमने स्टडी के दौरान ऐसा पाया कि जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उनका जो सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस जो होता है बहुत सारी जगहों पर क्या देखने को मिलता है, सेम देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि ये AATTTC है और उसके बाद वापस से AATTTC आ जाए,
ऐसा बार बार रिपीट हो तो ऐसे सीक्वेंस को क्या कहते हैं? रिपीटेटिव डीएनए, रिपीटेटिव सीक्वेंस के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार का जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? हेटेरोक्रोमेटिक होता है। जब हम इसका साइंटिफिकेशन करते हैं, ऐसे डीएनए का, रिपीटेटिव डीएनए का जब हम साइंटिफिकेशन करते हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट साइंटिफिकेशन करते हैं, तब हमें एक मुख्य जो मेन बैंड होता है उसके अलावा भी छोटे और बड़े जो बैंड हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट बैंड कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट बैंड कहते हैं। कई बार जो सैटेलाइट बैंड जो होते हैं उन पे क्या होता है? CH3 ग्रुप आ जाता है। CH3 ग्रुप जो होता है वो ऐड हो जाता है। तो इस प्रकार का जो सैटेलाइट डीएनए होता है वो क्या हो जाता है? मिथाइलीकृत हो जाता है। जो कई बार क्या होता है, जो सैटेलाइट डीएनए होता है वो अतिरिक्त बैंड के रूप में देखने को नहीं मिलता, ऐसा बैंड नहीं बनता है, पर वो होता है। तो ऐसे डीएनए को क्या बोलते हैं? क्रिप्टिक सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिप्टिक सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। तो रिपीटेटिव डीएनए होता है, उसके अंदर हमें सैटेलाइट डीएनए देखने को मिलते हैं, उसके बैंड देखने को मिलते हैं। जो बैंड जो होते हैं, छोटे और बड़े जो बैंड देखने को मिलते हैं, जब रिपीटेटिव डीएनए का अपन साइंटिफिकेशन करते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट पर, तो छोटे और बड़े बैंड देखने को मिलते हैं, उन्हें सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। मैथाइलीकृत हो जाता है तो पी का मान बदल देता है, और अगर ऐसा सैटेलाइट जो होता है उसका कोई अतिरिक्त बैंड ना मिले तो उसको क्या कहा जाता है? क्रिप्टिक सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। चलिए नोट्स में पढ़ते हैं। रिपीटेटिव डीएनए पुनरावर्तित डीएनए। डीएनए अणुओं के अध्ययन में यह पाया गया कि कुछ नाइट्रोजन क्षारों का क्रम अनेक स्थानों पर नियत बना रहता है। इस प्रकार के डीएनए को पुनरावृत्ति या रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं। इस प्रकार का डीएनए हेटेरोक्रोमेटिक क्षेत्रों में पाया जाता है। जब इस प्रकार के डीएनए का घनत्व प्रवण अपकेंद्रण डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है तो एक मुख्य बैंड के अलावा छोटे अथवा बड़े बैंड निर्मित होते हैं, जिन्हें सैटेलाइट बैंड कहते हैं। कई बार सैटेलाइट डीएनए मिथाइलीकृत होता है जो पी के मान को परिवर्तित कर देता है। कई बार सैटेलाइट डीएनए अतिरिक्त बैंड के रूप में उपस्थित नहीं होता है। इन्हें क्रिप्टिक सैटेलाइट डीएनए कहा कहते हैं। अब बात करते हैं कि जो डीएनए होता है उसमें संरचनात्मक भिन्नताएं देखने को मिलती है, स्ट्रक्चरल वेरिएशन इन डीएनए। तो कौन कौन सी स्ट्रक्चरल वेरिएशन देखने को मिलती है? तो 3 टाइप की देखने को मिलती है। एक तो डीएनए कैसा हो सकता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। एक ऐसा होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, और एक ऐसा हो जाता है सर्कुलर डीएनए हो जाता है। तो 3 टाइप के देखने को मिलते हैं। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलता है, उसके बाद सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलता है, और उसके बाद हमें सर्कुलर डीएनए देखने को मिलता है। 3 टाइप के डीएनए देखने को मिलते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर। ऐसा ऐसा डीएनए जिसके अंदर 2 स्ट्रैंड हो, 2 रज्जुएं हो, जैसे कि ऐसे, तो ऐसे डीएनए को डबल हेलिक्स डीएनए कहते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कहते हैं। जिसकी दोनों ही जो स्ट्रैंड होती है, दोनों रज्जुएं जो होती है, एक दूसरे की क्या होती? एंटी पैरेलल होती है, एंटी पैरेलल होती है, और दोहरे कुंडल डबल हेलिक्स के रूप में देखने को मिलती है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर। फिर बात करते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ऐसा डीएनए जिसके अंदर केवल एक ही रज्जु हो, उसे हम क्या कहते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कहते हैं। ऐसा डीएनए कहाँ देखने को मिलता है? 5x174 टाइप का जो बैक्टीरियोफेज होता है उसके अंदर हमें यह आसानी से देखने को मिल जाता है। ये रासायनिक रूप से जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है उससे थोड़ा सा भिन्न होता है, भौतिक और रासायनिक दोनों ही रूप से यह होता है, भिन्न होता है। फिर इसके बाद आता है सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए जो होता है वो कई जगह देखने को मिल सकता है, जैसे कि हमारे पास बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो भी कैसा होता है? सर्कुलर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी जो डीएनए मिलता है वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है।
क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डीएनए मिलता है वो भी कैसा होता है, सर्कुलर होता है। तो जो सेल ऑर्गेनेल्स में पाया जाता है वो डीएनए कैसा हो जाता है, सर्कुलर हो जाता है। सर्कुलर डीएनए के अंदर क्या होता है कि साइटोसिन और ग्वानिन युग्मों की जो संख्या होती है वो एडेनिन थाइमिन युग्मकों से ज्यादा देखने को मिलती है। चलिए नोट्स में देखते हैं। डीएनए में संरचनात्मक विभिन्नताएं, स्ट्रक्चरल वेरिएशन इन डीएनए। डीएनए में 3 प्रकार की संरचनात्मक विभिन्नताएं देखने को मिलती है। द्विरज्जुकी डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एक रज्जुकी डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, वर्तुल डीएनए, सर्कुलर डीएनए। अब बात करते हैं कि द्विरज्जुकी डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कैसा होता है। यह सामान्य प्रकार का डीएनए है जो सभी जीवों में उपस्थित होता है। सभी जीवों में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलता है। इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 श्रृंखला प्रति समांतर एंटी पैरेलल रूप से एक दूसरे से व्यावर्तित होती है, मतलब एक दूसरे के साथ इस तरह से व्यावर्तित अतिव्यापन करती है तथा दोहरे कुंडल डबल हेलिक्स के रूप में ले लेती है। बात करते हैं एक रज्जु की डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। इस प्रकार का डीएनए जीवाणु भोजी में पाया जाता है। यह डीएनए एकल सूत्रीय प्रकार का होता है, किंतु पुनरावर्तन के समय यह भी द्विरज्जुकी प्रकार का हो जाता है। यह डीएनए द्विरज्जुकी डीएनए से अनेक जैव भौतिक एवं जैव रासायनिक गुणों में भिन्नता रखता है, मतलब रासायनिक रूप से और भौतिक रूप से ये थोड़ा सा भिन्न होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से। फिर बात करते हैं वृत्ताकार डीएनए की। सर्कुलर डीएनए। वृत्ताकार डीएनए जीवाणु तथा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। इस डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की सतत श्रृंखला पाई जाती है। इस डीएनए में ग्वानिन साइटोसिन क्षारक युग्मक की मात्रा एडेनिन थाइमिन क्षारक युग्मक से अधिक होती है। अब बात करते हैं अतिरिक्त गुणसूत्री डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ऐसा डीएनए जो कि क्रोमोसोम के अलावा, न्यूक्लियस के अलावा साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता हो, उसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं। इसलिए साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, इसलिए इसको साइटोप्लाज्मिक डीएनए भी कह सकते हैं। बात करते हैं कि ये जो गुण कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं हमें, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अगर मैं बात करूँ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए की, तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के बारे में मैं बात करूँ तो कई सारे साइंटिस्टों ने रिसर्च किया और उसके बाद उनको पता चला कि जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अलावा भी बाहर भी पाया जाता है, जैसे कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता हो, जैसे कि सेंट्रियोल के अंदर डीएनए पाया जाता हो, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता हो, यौगिक के अंदर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, केंद्रिका न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो उन सारे डीएनए को क्या कहा जा सकता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहा जाता है। ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, इसलिए इनको साइटोप्लाज्मिक डीएनए कहा जाता है। अगर मैं बात करूं पहले टाइप का डीएनए जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, तो वो आ जाता है हमारा न्यूक्लियोलर डीएनए। ये न्यूक्लियोलर जो डीएनए होता है, इसकी खोज किसने की थी, तो 3 साइंटिस्ट आते हैं। एक का नाम है एल्फ्री, दूसरे साइंटिस्ट है इजामा, और एक और साइंटिस्ट है मिरस्की। इन तीनों ने बताया था कि केंद्रिका जो होती है, न्यूक्लियस होती है, उसके अंदर भी डीएनए उपस्थित होता है। इन्होंने एम्फीबिया जो है उसकी एम्फीबियन oocyte को देखा था, एम्फीबियन oocyte को देखा और डेवलपिंग oocyte को देखा, तो इनको पता चला कि इसकी जो न्यूक्लियस होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाए जाते हैं। इस डीएनए को केंद्र के लिए न्यूक्लियर डीएनए कहा जाता है। अब न्यूक्लियर डीएनए की खोज किसने की, तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो याद कर लो, आई एम। तो आईएम सबको याद रह जाएगा, एल्फ्री, आइजावा और मिरस्की। इन तीनों साइंटिस्ट के नाम याद हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा टाइप का जो डीएनए हमें देखने को मिला वो कौन सा देखने को मिलता है, सेंट्रियोलर डीएनए देखने को मिलता है। ये जो सेंट्रियोलर डीएनए होता है वो कहाँ पाया जाता है, वो सेंट्रियोल के अंदर पाया जाता है, तारकाई के अंदर पाया जाता है। जब इन्होंने सीलिएटेड
डीएनए सिलेटेड प्रोटोजोआ के अंदर स्टडी की तो उन्हें इस टाइप का उनके सिलेटेड प्रोटोजोआ, सॉरी इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, जब साइंटिस्ट जो थे उन्होंने किसकी सिलिएटेड प्रोटोजोन के अंदर, प्रोटोजोन में पाए जाने वाले जो सेंट्रियोल है उसके अंदर इन्होंने स्टडी की, तब उन्हें पता चला कि सेंट्रियोल के अंदर भी क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, और उस डीएनए को इन्होंने क्या बोला, सेंट्रियोल डीएनए कहा था। ऐसी स्टडी किसने की थी, तो दो साइंटिस्ट आते हैं, एक तो आता है रेनाल्ड रेनाल्ड और एक साइंटिस्ट आते हैं डिस्ब्रे। एक साइंटिस्ट का नाम क्या है, डिस्ब्रे। डिस्ब्रे और रेनाल्ड ने बताया कि सेंट्रल डीएनए पाया जाता है सिलेटेड प्रोटोजोआ के अंदर। उन्होंने सबसे पहले सेंट्रल डीएनए को देखा था। फिर इसके बाद बात करते हैं कि तीसरा टाइप हो जाता है जैसे कि अपने माइटोकॉन्ड्रिया योक, जिसको हम योकी डीएनए कहते हैं, और एक आता है क्लोरोप्लास्टिक डीएनए। तो ये जो डीएनए है, इन तीनों डीएनए की खोज किसने की थी, स्विफ्ट, नास, मुर्रे और पिको टेलर। इन साइंटिस्ट ने क्या किया था, इनकी खोज की थी। तो हम इसको सीधा याद कर सकते हैं कि स्विफ्ट नाम की एक मुर्रा पिकॉक थी जिसके लिए टेलर ने ड्रेस बनाया। तो इससे हमें इन सारी चीजें, कहानी याद हो जाएगी। इन्होंने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया योग तथा क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए पाया जाता है, जिन्हें इन्होंने क्रमशः माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, योकी डीएनए और क्लोरोप्लास्ट डीएनए कहा। चलिए नोट्स में देखते हैं। अतिरिक्त गुणसूत्री डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। कोशिका वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अनुसंधानों में यह पाया गया कि डीएनए गुणसूत्रों के अतिरिक्त अन्य संरचनाओं में भी पाए जाते हैं। यह डीएनए कोशिका द्रव्य डीएनए, साइटोप्लाज्मिक डीएनए या अतिरिक्त गुणसूत्री डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहलाता है। साइटोप्लाज्म में पाया जाता है इसलिए साइटोप्लाज्मिक डीएनए बोलते हैं, और एक्स्ट्रा है इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहा जाता है। फिर अगर मैं बात करूं कि इस कितने प्रकार के हो सकते हैं, निम्न प्रकार के देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के डीएनए, इस प्रकार के मुख्य डीएनए निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। केंद्रीय डीएनए, न्यूक्लियर डीएनए। एल्फ्री, इजावा तथा मिरस्की ने बताया कि केंद्रिका में डीएनए उपस्थित होता है। उन्होंने एम्फीबियन के परिवर्तित ओसाइट में उपस्थित केंद्रिकाओं में डीएनए का पता लगा। इस डीएनए को इन्होंने केंद्रीय डीएनए, न्यूक्लियर डीएनए कहा। जो केंद्रिका में पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं। इसके बाद आता है सेंट्रियोलर डीएनए। सेंट्रियोलर डीएनए रेंडाल एवं डिस्ब्रे ने पक्षमाभिकीय प्रोटोजोन के अध्ययन में पाया कि तारककाई सेंट्रियोल में भी डीएनए उपस्थित होता है। इस डीएनए को तारककायिक डीएनए, सेंट्रियोलर डीएनए कहते हैं। फिर बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल, योकीय तथा क्लोरोप्लास्टिक डीएनए। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, योकी डीएनए तथा क्लोरोप्लास्टिक डीएनए। स्विफ्ट, नास, मुर्रे, पिको तथा टेलर ने पाया कि माइटोकॉन्ड्रिया तथा योग में भी डीएनए पाया जाता है। अब बात करते हैं कि जो डीएनए होता है उसके कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखने को मिलते हैं। तो डीएनए के अंदर मेनली हमें ये प्रॉपर्टी देखने को मिलती है कि डीएनए जो होता है हाइपर क्रोमिक इफेक्ट दिखाता है। डीएनए जो होता है उसके पास क्या देखने को मिलता है, हाइपर क्रोमिक इफेक्ट देखने को मिलता है। आयनिक अंतःक्रिया देखने को मिलती है, आयनिक इंटरेक्शन डीएनए शो करता है। विकृतीकरण देखने को मिलता है, डीनेचुरेशन का भी गुणधर्म डीएनए के अंदर देखने को मिलता है। डीएनए का अपना आणविक भार होता है, मोलिकुलर वेट होता है। शांता विस्कोसिटी देखने को मिलती है डीएनए के अंदर, और असाधारण सेडिमेंटेशन देखने को मिलता है डीएनए के अंदर। डीएनए के अंदर हम साइंटिफिकेशन के अंदर दोहराते हैं तो डीएनए अपना बैंड दिखाता है। इसका मतलब क्या है कि डीएनए के अंदर क्या होती है, सेंट्रीफ्यूज करने की सेंडिमेशन जो है वो प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। उसी के आधार पर वो क्या होता है, जो तला होता है, जो तल होता है उसके ऊपर जाके
जम जाता है। बात करती हूँ अब हम बात करते हैं कि डीएनए का जो हाइपरक्रोनिक इफेक्ट होता है वो किस तरह से डीएनए दिखाता है। तो क्रोनिक हाइपरक्रोमिक इफेक्ट डीएनए का। तो डीएनए के अंदर जो प्यूरिन होती है और एक पिरिमिडिन जो होती है वो 2600 एंगस्ट्रोन 2600 एंगस्ट्रोन के पराबैंगनी क्षेत्र में अवशोषण को प्रदर्शित करते हैं। इस गुणधर्म के अंदर क्या देखने को मिलता है, डीएनए जो होता है इस गुणधर्म के कारण क्या करता है, अपनी मात्रा का निर्धारण कर लेता है। जब डीएनए टूटता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन बंधों की जो संख्या होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे अवशोषण जो होता है और ज्यादा हो जाता है, एब्जॉर्प्शन जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। यह गुण जो क्या कहलाता है, हाइपरक्रोमिक प्रभाव कहलाता है। जैसे कि अपने पास ये क्या है, प्यूरिन है और ये क्या है, पिरिमिडिन है। ये क्या करता है, 260 एंगस्ट्रोन के जो पराबैंगनी क्षेत्र होते हैं उसमें बहुत ज्यादा क्या करता है, इन पराबैंगनी किरणों का क्या करता है, अवशोषण करता है। तब ये क्या करता है, जैसे ही डीएनए टूटता है, विकृत होता है, तो क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन जो बॉन्ड होते हैं उनकी संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाएगी। जितनी हाइड्रोजन बंधों की संख्या कम होगी उतना ही ज्यादा ये क्या करेगा, यूवी जो रेज होती है उसको अवशोषण करेगा। इस गुणधर्म को क्या कहा जाता है, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट कहा जाता है। फिर बात करते हैं आयनिक इंटरेक्शन की। तो डीएनए जो होता है उसके अंदर क्या देखने को मिलती है, आयनिक इंटरेक्शन देखने को मिलती है। तो किस तरह से ये आयनिक इंटरेक्शन करता है, तो ये डीएनए जो होता है वो एक तरह से पोली इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम करता है। कि जैसे काम करता है, क्योंकि डीएनए जो होता है उसके पास क्या होता है, फॉस्फेट समूह होता है, और फॉस्फेट जो होता है जैसे ही फिजियोलॉजी पीएच पर आता है तो ये क्या हो जाता है, आयनीकृत हो जाता है, आयनीकृत हो जाता है। जैसे ही फॉस्फेट आयनीकृत होता है तो क्या होता है, ये क्या करता है, जो भी पॉजिटिव आयन दिखते हैं उसके साथ क्या कर लेता है, इंटरेक्शन कर लेता है। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर तो डीएनए जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड करता है। इसका फॉस्फोरिक जो फॉस्फेट समूह जो होता है, जो रिनाइनित होता है, वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हिस्टोन के साथ बाइंडिंग रहता है। इस तरह से इसमें आयनिक इंटरेक्शन भी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं डीनेचुरेशन की। तो डीनेचुरेशन नाम से पता चल रहा है कि जो दोनों रज्जुएं हैं उसका क्या होना है, डीनेचुरेशन होना है। तो डीएनए के पास हमें पता है कि ये दो रज्जुएं हैं जो आपस में जुड़ी हुई है। इन दोनों रज्जुओं में अगर इन दोनों रज्जुओं को हम 60 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो इनके बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। और इनके ब्रेक होने से क्या हो जाएगा, दोनों जो सूत्र है वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इस कारण से क्या हो जाता है, जो डीएनए की अवशोषण क्षमता होती है, शांता होती है, प्रकाशिक गुणन जो होते हैं वो सारे के सारे परिवर्तित हो जाते हैं। और डीएनए के दोनों रज्जुओं का अलग होना ही क्या कहलाता है, डीनेचुरेशन कहलाता है। पर अगर वापस से डीएनए को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो वापस से बन जाते हैं और क्या हो जाता है, डीएनए वापस से रिफॉर्म हो जाता है। तो ऐसी क्रिया को क्या बोलते हैं, एनिलीकरण कहते हैं, या फिर नेचुरेशन कह सकते हैं। हमें पता है कि डीएनए के अंदर जो एडेनिन और थाइमिन होता है उसका गलनांक जो होता है वो कम होता है, और ग्वानिन साइटोसिन युक्त जो डीएनए होता है उसका गलनांक जो होता है अधिक होता है। इसलिए इनमें क्या हो जाता है, ठंडा करने पर वापस से बॉन्ड बनाने की क्षमता देखने को मिल जाती है। फिर अपन बात करते हैं मॉलिक्यूलर वेट की, कि डीएनए का अपने क्या, डीएनए का गुणधर्म और है कि उसके पास क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है अपना खुद का। तो डीएनए का अपना मॉलिक्यूलर वेट कौन सा होता है, तो वायरस तथा जीवाणु जो होते हैं, जैसे कि अपना वायरस है और बैक्टीरिया है, उनका जो डीएनए होता है वो या तो लीनियर होगा या फिर क्या होगा, वो गोल होगा, वर्तुल होगा, सर्कुलर कर होगा। अब हमें पता है कि इसके अंदर जितने भी न्यूक्लियोटाइड है डीएनए के अंदर, वो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो आनुवंशिक सूचनाओं के बराबर होते हैं। जितनी भी आनुवंशिक सूचनाएं जो है उस डीएनए के अंदर प्रेजेंट है, जितने भी कोडन प्रेजेंट है उसके बराबर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड देखने को मिल जाएंगे।
और इससे हम क्या कर सकते हैं, डीएनए का जो मोलिकुलर वेट होता है उसका पता लगा सकते हैं। पर जैसे कि अपने पास यूकेरियोटिक कोशिका है, और यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर जो डीएनए होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और बड़ा भी होता है, लॉन्ग होता है। तो इसमें और उसके साथ भी क्या देखने को मिलता है, हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो क्या होती है, बाइंड देखने को मिलती है। तो यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर जो उसका मोलिकुलर वेट होता है उसका निर्धारण करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर हमने पढ़ा था कि डीएनए के पास क्या पाई जाती है, इसकी खुद की विस्कोसिटी पाई जाती है। डीएनए के पास अपनी खुद की विस्कोसिटी पाई जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो डीएनए का एक टुकड़ा है, इसको हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टूटेगा, विखंडित हो जाएगा, इसके छोटे छोटे खंड बन जाएंगे। इस गुण को क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। इसी गुण को क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। और जैसे ही डीएनए इसके अंदर टूटेगा तो ये जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। और अगर हम इस विलियन में कांच की छड़ को, एक कांच की छड़ ले जाए और उसको घुमाते हैं तो हमें दो तरह के डीएनए देखने को, घुमाकर इनको पृथक कर लेते हैं ना, घुमाते तो हम पृथक करते हैं और हमें दो टाइप के डीएनए देखने को मिलते हैं। एक तो देखने को मिलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड और एक देखने को मिलते हैं गोलाकार डीएनए। क्योंकि ये डीएनए विकृत हो जाएंगे तो दो तरह से, ये तो गोल गोल हो जाएंगे या फिर अपने अलग अलग स्ट्रैंड में देखने को मिलेंगे। तो जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड जो डीएनए होते हैं उनकी जो विस्कोसिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है, जबकि उसकी जो शांता होती है वो क्या होती है, कम होती है। तथा गोलाकार रूप में जब होते हैं तो उनकी शांता जो होती है वो ज्यादा देखने को मिलती है। फिर हम बात करते हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन, इसके बारे में बताया था कि जब भी हम डीएनए जो है उसको हम सेंट्रीफ्यूग करेंगे और किसकी उपस्थिति में, सीजियम क्लोराइड के विलियन के अंदर हम इसको सॉल्यूशन के अंदर इसको उपकेंद्रित करेंगे, तब क्या होगा, इस डीएनए के जो है अलग अलग प्रकार के हमें जेल के अंदर बैंड देखने को मिलेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि डीएनए के अंदर सेडिमेंटेशन प्रॉपर्टी जो होती है वो भी देखने को मिलती है। तो अब हम नोट्स में देख लेते हैं कि किस किस टाइप की इसमें प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपरक्रोमिक प्रभाव, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट, प्यूरिन तथा पिरिमिडिन, जो कि कितनी यहाँ पे 260 एंगस्ट्रॉम के पराबैंगनी क्षेत्र में अधिकतम अवशोषण को प्रदर्शित करते हैं। इस गुणधर्म का उपयोग डीएनए की मात्रा का निर्धारण में किया जाता है। जब डीएनए विकृत होता है तो हाइड्रोजन बंधों की संख्या कम हो जाती है जिससे अवशोषण बढ़ जाता है। डीएनए का यह गुण हाइपरक्रोमिक प्रभाव कहलाता है। अभी हमने पढ़ा था कि क्या होता है, हाइड्रोजन बंध जो होते हैं उनकी संख्या जितनी कम होगी उतनी ही क्या होगी, यूवी रेस जो होती है वो अवशोषित करने की क्षमता जो होती है डीएनए के पास बढ़ जाती है। इसी प्रभाव को क्या कहा जा सकता है, हाइपरक्रोमिक प्रभाव कहा जा सकता है। फिर हम बात करते हैं कि आयनिक इंटरेक्शन की। तो डीएनए जो होता है उसके पास नेगेटिव चार्ज क्या पाया जाता है, फॉस्फोरिक समूह पाया जाता है जो कि पॉजिटिव आयंस के साथ इंटरेक्शन कर लेता है। तो आयनिक अंतःक्रिया की बात करें, आयनिक इंटरेक्शन, डीएनए एक प्रकार का पॉली इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करता है क्योंकि इसके फॉस्फेट समूह में ऋणायन के लक्षण पाए जाते हैं। फॉस्फेट समूह कार्य के पीएच पर आयनीकृत हो जाता है। इस कारण डीएनए विभिन्न प्रकार के धनायनों से अंतःक्रिया कर सकता है। यूकेरियोट में डीएनए हमेशा हिस्टोन प्रोटीन के साथ बंधित होता है जो धनावेशित होता है। उसके बाद आता है विकृतीकरण, डिनेचुरेशन। 60 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर डीएनए को गर्म किया जाए तो हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं, दोनों सूत्र पृथक हो जाते हैं। फिर उनको वापस से धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो डिनेचुरेशन जो होता है वो समाप्त हो जाता है और डीएनए वापस से पुनः रीजनरेशन देखने को मिल जाता है डीएनए के अंदर। विकृतीकरण की बात करें, डिनेचुरेशन, जब डीएनए को 60 से 80 डिग्री पर गर्म किया जाता है तो इसके हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं तथा दोनों सूत्र पृथक हो जाते हैं। इस कारण डीएनए की शांतता, अवशोषण क्षमता, प्रकाशीय गुणन आदि में परिवर्तन हो जाते हैं। यह घटना विकृतीकरण, डिनेचुरेशन कहलाती है। एडेनिन थाइमिन बहुल जो युग्म होता है, एडेनिन थाइमिन युग्म जो होता है डीएनए का, उसका गलनांक कम होता है लेकिन गुआनिन साइटोसिन युक्त डीएनए का गलनांक अधिक होता है। जब डीएनए रज्जुओं को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो इसमें पुनः हाइड्रोजन बंध निर्मित हो जाते हैं। यह घटना डीएनए की एनिलीकरण कहलाती है या फिर रीजनरेशन ऑफ डीएनए कहलाता है। फिर हम बात करते हैं कि आणविक भार की। आणविक भार, मोलिकुलर वेट, वायरस तथा जीवाणु के डीएनए रेखीय अथवा वर्तुल प्रकार के होते हैं। इनमें उपस्थित आनुवंशिक सूचनाएं न्यूक्लियोटाइड की संख्या पर निर्भर करती है। यह गुण डीएनए के अनुभार के निर्धारण में सहायक होता है।
पर यूकेरियोटिक जो सेल होती है उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन बाइंड होती है, तो इसका आणविक जो भार होता है, मोलिकुलर वेट होता है, वो पता लगाना आसान नहीं होता है। यूकेरियोट में डीएनए जटिल तथा वृहद प्रकार का होता है, वह हिस्टोन प्रोटीन के साथ बंधित होता है, अतः इसके अणुभार का निर्धारण आसानी से नहीं होता है। फिर बात करते हैं विस्कोसिटी की। तो विस्कोसिटी के अंदर हमें पता है कि डीएनए जब विखंडित हो जाता है तो दो तरह से देखने को मिलता है, या तो सिंगल स्ट्रैंडेड देखने को मिलता है या फिर राउंड देखने को मिलता है। तो जो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है उसकी क्षमता कम होती है, विस्कोसिटी कम होती है, और जो गोलाकार होता है उसकी क्षमता ज्यादा होती है। डीएनए के अणुओं को विखंडित किया जा सकता है। विलयन में ये विखंडित खंड अत्यधिक क्षण होते हैं तथा विलयन के में कांच के छड़ को घुमाकर इसे पृथक कर सकते हैं। एक सूत्री डीएनए कम क्षमता वाला होता है तथा गोलाकार रूप में उपस्थित जो डीएनए होता है वो ज्यादा क्षमता वाला होता है। फिर बात करते हैं अवसादन सेंटीमेंट टेंशन की। तो घनत्व प्रवण अपकेंद्रण, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन तकनीक का उपयोग डीएनए के विश्लेषण में किया जाता है। जब एक डीएनए प्रतिदर्श को सीजियम क्लोराइड विलयन में अपकेंद्रित किया जाता है तो जहां जहां डीएनए की सांद्रता सीजियम क्लोराइड के समान होती है वहां पर बैंड प्रतिरूप उत्पन्न होते हैं। इस तकनीक का उपयोग अलग अलग प्रकार के डीएनए के पृथक्करण में किया जाता है। जहां जहां सीजियम क्लोराइड होगा वहां पर बैंड देखने को मिलेंगे। इसका मतलब हुआ कि जो डीएनए होता है उसके पास क्या देखने को मिलता है, अपकेंद्रण देखने को मिलता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।